लाओस की मेकांग नदी, जो लाओस की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ये वो नदी है जिसे साउथ ईस्ट एशिया के लोग माँ नदी कहते हैं। 4900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बहने वाली ये नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम सहित 6 देशों से होकर बहती है। तभी तो ये नदी दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी का प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति देखने दिखाने लायक है। तो चलिए आज आपको रूबरू कराते हैं लाओस की मेकांग नदी से। इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, लाओस से होकर गुजरती हुई मेकांग नदी के इतिहास से लेकर इसका भूगोल तक इतना रोमांचक है कि जो लोग इस नदी को अपना घर कहते हैं, इस नदी ने उन लोगों के जीवन को एक नया आयाम दिया है। इस नदी को माँ गंगा और मेकांग का नाम भी एक बौद्ध भिक्षु से मिला। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल सम्राट अशोका के समय में एक बौद्ध भिक्षु थाईलैंड और म्यांमार से होते हुए कंबोडिया, वियतनाम और लाओस होकर गए। तो इसी बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी नदी बहती हुई देखी जो बिल्कुल गंगा नदी जैसी थी, और इस नदी को देखकर उनके मुंह से माँ गंगा शब्द निकला। बाद में यही शब्द मेकांग बन गया, जिसे आज भी यहाँ के आसपास के लोग माँ गंगा की तरह पूछते हैं। मेकांग नदी के जियोफिजिकल स्कोप के बारे में बताया जाए तो ये नदी 7,95,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती हुई बहती है, और दुनिया भर में सबसे ज्यादा फिश आपको इसी नदी में देखने को मिल जाएंगे। इस नदी में विशाल कैटफिश और इरावदी डॉल्फिन के अलावा कई रेयर क्रिएचर्स और वनस्पतियां मौजूद हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को खेती के लिए पानी और खाने के लिए मछलियाँ प्रदान करने वाली ये नदी यहाँ के आसपास के लोगों के लिए भोजन और पानी का एक सबसे बड़ा सोर्स है। मेकांग नदी ग्लेशियर के पत्थरों से पिघलकर बनती है और तिब्बत के पठार की ऊंची श्रृंखलाओं से घोड़े की रफ्तार लेकर उपजाऊ बाढ़ के मैदानों तक बहती है। कहीं कहीं पर इसका बहाव बहुत धीमा होता है, तो कहीं कहीं पर ऊंची घाटी वाले मैदाने में बहुत तेज बहती है। मेकांग नदी का बहाव 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपरी तरफ से बहने वाली मेकांग चीन और म्यांमार से होकर बहती है, वहीं निचले तरफ से होने वाली मेकांग थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है। इन सभी देशों को धान का कटोरा कहा जाता है, और माना जाता है कि पूरी दुनिया में जितना धान पैदा होता है उसका 15% इन्हीं देशों से आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस धान को उगाने में मेकांग नदी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। चीन से लेकर म्यांमार तक बहने वाली मेकांग के रास्ते में खड़ी घाटियां और रैपिड्स हैं, जबकि निचले मेकांग के हिस्से में विशाल क्षेत्र में फैले हुए विस्तृत बाढ़ के मैदान, आर्द्र भूमि और डेल्टा हैं। इस नदी की एक खासियत ये भी है, मौसम के हिसाब से इसमें पानी का स्तर घटता बढ़ता रहता है। आमतौर पर मई से अक्टूबर तक इसका पानी अपने चरम पर होता है, वहीं नवंबर से अप्रैल तक इसके पानी का स्तर कम रहता है। तभी तो मेकांग नदी को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बांध बनाने सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो नदी के बहाव में कई बार उतार चढ़ाव लेकर आता है। ये नदी तिब्बत के पत्थर से होकर गुजरती है, और तिब्बत का पत्थर चीन के कब्जे में आता है। इसी वजह से मेकांग नदी के आसपास का हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि चीन तिब्बत के पत्थर के आसपास के हिस्से पर धड़ाधड़ बांध बनाकर बिजली पैदा करने का काम कर रहा है। अब तक चीन ने इस हिस्से में 12 से ज्यादा बांध बना लिए हैं, और अब चीन की तैयारी इस नदी पर 1 दर्जन बांध और बनाने की है, जिससे साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बात की जाए लाओस की, तो लाओस इस नदी के आसपास के क्षेत्र का एक गरीब देश माना जाता है। लाओस की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से इस नदी पर ही टिकी हुई है, क्योंकि इस नदी पर बांध बनाकर लाओस बिजली बनाता है और इस बिजली को थाईलैंड को बेच देता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बनी रहती है। लेकिन जब से चीन ने अपनी बांध बनाने शुरू किए, तब से लाओस अपनी खुद की बिजली की जरूरत को भी पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, और इसी के चलते लाओस, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल चुकी है। लेकिन लाओस की मुसीबतें केवल इतनी नहीं है। जब मेकांग नदी अपने पूरे उफान पर होती है, तो नदी के पानी की वजह से कंबोडिया, वियतनाम सहित लाओस के एक बड़े हिस्से में भयंकर बाढ़ आ जाती है, और गर्मियों और सर्दियों के मौसम में इन्हें अपनी जरूरत का पानी भी नसीब नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की आजीविका खतरे में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादातर चावल की खेती और मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन पानी की कमी की वजह से ना तो चावल की खेती हो पाती है और ना ही ये मछली
पकड़ने में कामयाब हो पाते हैं। इसीलिए मेकोंग नदी के उतार चढ़ाव की वजह से सबसे ज्यादा लाओस ही प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उनके खाने पीने से लेकर आजीविका की साधारण जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये मेकोंग के किनारे बने लाओस की स्थिति थी। लेकिन अगर पास्ट हिस्ट्री में देखा जाए तो लाओस की मेकोंग नदी का इतिहास पूरा पाषाण युग से जुड़ा हुआ है। हजारों सालों से यहाँ मानव सभ्यता का विकास रहा है और इस नदी को परिवहन मार्ग के रूप इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसी परिवहन मार्ग के जरिए मेकोंग नदी के किनारे पर रहने वाली अलग अलग सभ्यताओं के बीच में व्यापार और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहा है। आज के समय में कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर परिसर के आसपास केंद्रित खमेर साम्राज्य अपने विशाल क्षेत्र में माल और लोगों के परिवहन के लिए एक अरसे से मेकोंग नदी का इस्तेमाल करता आ रहा है। रिवॉल्यूशन के टाइम लाओस की ये मेकोंग रिवर यूरोपियंस का अड्डा बनी। साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रभुत्व हासिल करने के लिए यूरोपियन सारी प्लॉटिंग यही करते थे। फ्रांसीसियों ने सैनिकों और आपूर्ति के परिवहन के लिए मेकोंग नदी का इस्तेमाल करके ही कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में उपनिवेश स्थापित किए। आगे बढ़ते हुए 20th सेंचुरी में वियतनाम वॉर में मेकोंग नदी को लेकर झगड़ा बढ़ा, क्योंकि यही नदी उत्तरी वियतनामी सैनिकों और अमेरिकी आपूर्ति दोनों के लिए एक प्रमुख परिवहन मार्ग के रूप में काम कर रही थी। आज के टाइम को देखा जाए तो मेकोंग नदी आज जिन 6 देश के बीच से बहती है, उन सभी देशों के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन का एक अहम जरिया बनी हुई है। हालांकि नदी को प्रदूषण, बहुत ज्यादा मछली पकड़ने और बांधों के बनाने जैसी कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से न केवल नदी का बहाव प्रभावित होता है, बल्कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं। मेकोंग नदी के किनारे की जनसंख्या अपनी अनूठी संस्कृतियों और परंपराओं को दिखाती है। ये नदी ही इन समुदायों को रोजी रोटी सहित उनके खाने, पानी और परिवहन की सुविधा दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। मेकोंग नदी के किनारे रहने वाली ज्यादातर लोग चावल की खेती करना पसंद करते हैं और चावल ही इनका सबसे पसंदीदा व्यंजन है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सिंचाई और मछली पकड़ने का व्यापार करते हैं और यहाँ के लोग खाने में भी मछली से बने हुए कई तरह के व्यंजन और चिपचिपे चावल के साथ चावल की विस्की पीने का शौक रखते हैं। मेकोंग नदी की संस्कृति की बात की जाए तो मेकोंग नदी न केवल दक्षिण पूर्व एशिया की एक भौतिक विशेषता है, बल्कि एक सांस्कृतिक विशेषता भी है। नदी और इसके आसपास की जगहों में अलग अलग तरह के जातीय समूहों का घर है, जिसमें से प्रत्येक के अपने अनूठे रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं हैं। मेकोंग नदी की संस्कृतियां नदी के प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। नदी के किनारे कई समुदायों के लिए मछली पकड़ना आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। मेकोंग नदी पारंपरिक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प सहित समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का भी घर है। इस जगह पर ज्यादातर कपड़े, चीनी मिट्टी की चीजें और टोकरी से जुड़ी कलाकारी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो मेकोंग नदी की संस्कृति, इसकी विरासत और इसकी प्राकृतिक छवि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहद खास है। 6 देश से होकर गुजरती हुई ये नदी लाखों करोड़ों लोगों का पेट पाल रही है। लेकिन इस नदी पर लगातार बनते जा रहे बांध, बढ़ता हुआ प्रदूषण, मौसम का बदलाव और ज्यादा मात्रा में मछलियों का नदी से बाहर निकल जाना इस नदी के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी के लिए इस नदी को देखरेख की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि केवल 1-2 नहीं बल्कि 6 देश की रोजी रोटी इसी नदी पर निर्भर है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके ये जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। धन्यवाद।